18 साल नीतीश कुमार के कार्यकाल में 15 साल भाजपा के साथ उनकी सरकार रही। एनडीए से इधर उधर अल्टी पल्टी मारना तो उन्होंने अब शुरू किया है। लगभग वो 15 सालों तक कंटिन्यू भाजपा के साथ सरकार का हिस्सा रहे। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री रहे कितने वर्षों तक। तो भाजपा अगर ये कहेगी कि भाजपा को सरकार में लाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, तब जाकर के बिहार का विकास होगा, ये बिल्कुल अनुचित बात हो गया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मजबूरी का नाम सियासत में अपने आप में बहुत कह सकते हैं अलग तरह के मायने उसके हो जाते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि झारखंड में जो निर्दलीय थे मधु कोड़ा, उनको भी सीएम बनाया जाता है। ये राजनीति की मजबूरी हो जाती है, किसी भी तरह से आपको सत्ता में आना होता है। और देखिए यहाँ पर अगर बीजेपी और जेडीयू में देखा जाए तो बड़ा दल बीजेपी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सेकंड पोजीशन पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि सीएम जो है वो 43 सीटों वाले नीतीश कुमार बन रहे हैं। तो राजनीति में कई बार जो मौका परस्ती होती है और जो ज़रूरत होती है और जो सत्ता में आने का जो एक कह सकते हैं कि दिलचस्पी होती है, उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं फैसले होते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, किसी भी कीमत पर जो है नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वो तो ये कहते थे कि मैं उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता हूं। और सीएम ने देखा ही होगा कई विपक्षी पार्टियों पर कैसे सरकारी एजेंसियों ने शिकंजा कसा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, उनकी तो गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, समन पर समन भेजा जा रहा है। तो यही सम्राट चौधरी इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर कि आपकी सारी फाइलें खुलेंगी, सारे घोटाले यहाँ पर सामने आएंगे और इसी घोटाले के चलते अब आपके साथ खेल हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। बिहार की राजनीति इस वक्त कई उलझनों में घिरी हुई है। एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि उनको 2 विभाग चाहिए, 2 मंत्री पद चाहिए, तो वहीं अब नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एक और बयान उनका सामने आता है। एक तरफ उनके बेटे संतोष सुमन को विभाग मिलने के बाद वह पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मैं एनडीए के साथ ही रहूंगा। तो वहीं अब उनके पिता लगातार बगावत की स्थिति पैदा कर रहे हैं। वो लगातार इस बात को कहते हैं कि मुझे विपक्षी दलों से मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर मिल रहा है और मैं उसमें जा नहीं रहा। तो ये कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और लल्लन सिंह को भी लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ जो उनके कह सकते हैं पक्ष में विधायक हैं, उनको लेकर वो आरजेडी से हाथ मिला सकते हैं। और चिराग पासवान की भी बात करेंगे, क्योंकि आने वाले बिहार के भविष्य में चिराग पासवान अपनी पार्टी को लेकर और खुद के भविष्य को लेकर एक बिहार की राजनीति में अलग कह सकते हैं जगह तलाश रहे हैं। मेरे साथ अबरार हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं, ये अभी मौजूदा जो स्थिति में कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का कह सकते हैं ऑफर आ रहा है, लेकिन एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेता और अमित शाह जैसे बड़े राजनीतिकार नेता, इनके सामने बगावत करना क्या इनके लिए एक आसान कार्य होगा? अरे कोई इस समय बिहार में बगावत करने के मूड में नहीं है, नीतीश कुमार को छोड़ करके। जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है, जीतन राम मांझी बिल्कुल भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के, अगर जीतन राम मांझी में हिम्मत है तो वो बगावत करे। लेकिन अगर वो बगावत करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि वो एक भी सीट जीतेंगे? बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। कुल मिलाकर के बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के द्वारा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी के द्वारा हो, या फिर बात करें नीतीश कुमार के द्वारा हो। नीतीश कुमार जैसे गठबंधन से अलग होकर के नई सरकार का हिस्सा बने हैं, लालू प्रसाद यादव ये कह दे कि वो आने वाले भविष्य में कभी भी उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो भी तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उनको भी अपना परिवार बचाना है, उनको भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है। और ठीक वही लालसा जीतन राम मांझी में, तो क्या गलत है? वही लालसा नीतीश कुमार में, तो क्या गलत है? जीतन राम मांझी दलितों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं और उस भाजपा के साथ सरकार का हिस्सा बन जाते हैं जो भाजपा रिजर्वेशन का विरोध करती है, जो भाजपा इस समय जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई उसका विरोध करती है। भले ही वो आधिकारिक रूप से इस बात को लेकर के विरोध न करे, लेकिन सम्राट चौधरी ने प्रदर्शन किया कि नहीं किया? गिरिराज सिंह ने प्रदर्शन किया कि नहीं किया? सारे नेताओं ने किया। तो जीतन राम मांझी को या फिर अन्य तमाम बिहार के नेताओं को ये तय करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप दरअसल किस पलड़े में हैं। क्या आप मात्र अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? बिहार की राजनीति का क्या? बिहार में क्या विकास कार्यों को लेकर के जीतन राम मांझी जब सरकार में होते, क्या बिहार में योजनाएं लाई जाती उनके द्वारा? नहीं लाई जाती है। अब नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ सरकार का हिस्सा है, क्या वो बिहार को विशेष दर्जा दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवाएंगे। लेकिन वही आरजेडी में जाएंगे तो वो मांग करेंगे कि हम भाजपा से मांग कर रहे हैं और तमाम तरीके की बातें। तो अब जनता को ये तय करना है कि आखिरकार ये लालू और नीतीश की लड़ाई में
क्या वाकई बिहार तो नहीं पिछड़ रहा है? और क्या जीतन राम मांझी को लेकर के जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो क्या लालू प्रसाद यादव के साथ आएंगे, तब भी तो बिहार ही हारेगा। जीतन राम मांझी कल होकर के 6 महीने बाद 5 महीने बाद वापस पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो जीतन राम मांझी तो लगातार इस पद की मांग कर रहे हैं कि उन्हें ग्रामीण विभाग दे दिया जाए ताकि वो गाँव में काम कर सकें। अरे गांव में काम करने की जहां तक बात है, जब वो मुख्यमंत्री थे, जब नीतीश कुमार ने नैतिकता को दिखाते हुए निभाते हुए उन्हें अपना पद सौंप दिया था, तब उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए क्या सारे कार्य किए थे, वो काम उन्हें गिनवाने चाहिए। और उन्होंने अपने बेटे को ही मंत्री पद क्यों दिलवाया भाई? आप जो है पार्टी के किसी अन्य चेहरे को भी दिलवा सकते थे। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट है कि बिहार में जातिगत राजनीति, पारिवारिक राजनीति लगातार फल फूल रही है और तमाम जो परिवार है इसमें शामिल है, चाहे वो यादव परिवार हो, चाहे वो मांझी परिवार हो, चाहे वो पासवान परिवार हो, तमाम के तमाम इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बिहार की स्थिति तो वही है ना। आज भी बिहार की जो ट्रेन होती है उसमें भेड़ बकरियों की तरह लोग जो है भर भर के भेजे जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह लोग जो है चढ़ करके सफ़र करके घर को पहुंचते। तो ये स्थिति कौन बदलेगा? ये स्थिति वहाँ के नेता जो है, वहाँ का जो आम जनमानस है, वही बदलेगा अपने वोट के माध्यम से। अब मात्र जात के आधार पर जनता ने वोट तो दिया, जनता ने वोट दिया, लेकिन जनता को, वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है ना। जनता को मात्र जातिगत आधार पर अगर आप वोट देते रहेंगे तो इस तरीके से आप मूर्ख बनते रहिए। तो बिहार की स्थिति वही रहेगी, बिहार की दशा वही रहेगी, बिहार की जो दुर्दशा है वो लगातार और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। तो इस बार के चुनाव में, 24 का चुनाव हो या 25 का विधानसभा चुनाव हो, इस बार के चुनाव में तीसरे विकल्प की तरफ कहीं ना कहीं जनता को देखना पड़ेगा। वरना अगर मजबूरी में आप जो है वोट करते रहेंगे किसी एक विकल्प के खिलाफ दूसरे विकल्प को, तो वो आपका शोषण करता रहेगा राजनीतिक रूप से। और लगातार बीते 50-60 वर्षों से ये सारी चीज़ें बिहार में होती चली आई। एक मेरा छोटा सवाल रहेगा, जिस तरीके से आपने बात की बिहार की जनता की, तो बिहार की जनता से जिस तरीके से वादे किए जाते हैं और जिन पार्टियों को और जिन नेताओं को कह सकते हैं आलोचना करके उनको उनकी कमियां दिखाकर सत्ता में आते हैं, उन्हीं नेताओं के गोद में ज़रूरत पड़ने पर जाके सरकार बना लेते हैं। तो जो बिहार की जनता है उनके पास क्या विकल्प हो सकता है, कैसे जो है वो अपने विकास को आगे रखते हुए वोट कर सकते हैं? ये बहुत सारे विकल्प है। भारतीय जनता पार्टी से छूटी नहीं है। बीजेपी अगर ये कहती है वो सरकार का हिस्सा नहीं है। 18 साल नीतीश कुमार के कार्यकाल में 15 साल भाजपा के साथ उनकी सरकार रही। एनडीए से इधर उधर अल्टी पल्टी मारना तो उन्होंने अब शुरू किया है। लगभग वो 15 सालों तक कंटिन्यू भाजपा के साथ सरकार का हिस्सा रहे। सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री रहे कितने वर्षों तक। तो भाजपा अगर ये कहेगी कि भाजपा को सरकार में लाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, तब जा कर के बिहार का विकास होगा, ये बिल्कुल अनुचित बात हो गया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि अब जनता को ये तय करना है कि बिहार में किस तरीके से व्यवस्थाओं को बदलना है। बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी 39 सीटें जीतती है एमपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, तो बिहार को क्या सौगात मिलती है? बिहार की जो है योजनाओं को किस तरीके से जो है केंद्र की सरकार लगातार आगे बढ़ाती है, क्या वो स्थिति आपको नजर आती है? कहीं भी दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। दशा तो वही है। आप अपने उम्र से अगर जोड़ करके देखिए इस बात को, बचपने से लेकर के बुढ़ापे तक आपको बिहार की स्थिति दशा जो है उस तरीके से ही रहेगी मिली। तो इस पर कहीं ना कहीं अब जो है नेताओं को भी सोचना पड़ेगा और ख़ास करके जो जनता वोट करती है उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि आखिरकार अगर आप इस तरीके से मात्र जो है अपने जाति के नेताओं को या फिर अपने धर्म को नेताओं को वोट करते रहेंगे तो आपका बच्चा फिर से एक बार जो है मजदूर बनने के लिए तैयार हो रहा है। और जो व्यवस्था है बिहार की नेताओं ने जो बना रखी है वो आपके बच्चों को मजदूर बनाएगा। और आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति में भी आप इस तरीके से ही मात्र एक वोट डालने की मशीन बन करके रह जाइएगा और आपकी दशा जो है वो उस तरीके से रहेगी। उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन, किसी भी तरीके से दुरुस्तगी जो है वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। प्रशांत किशोर विकल्प हो सकते हैं क्या आने वाले समय में? देखिए, विकल्प वो जनता तय करेगी। जनता किसके साथ जाना चाहती है वो जनता तय करेगी। प्रशांत किशोर हो, कोई और चेहरा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपके इलाके का, जो आपके क्षेत्र का विकास करे, आप उसके साथ खड़े होइए। चाहे वो आरजेडी का विधायक हो, चाहे वो जेडीयू का विधायक हो, चाहे वो भाजपा का विधायक हो, चाहे वो खुद प्रशांत किशोर के लोग हो। तो इसमें जनता को तय करने दीजिए कि जनता किसके साथ जाती है।
न्यूज़ रूम में तमाम हमारे साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में इस वक्त जो हलचल तेज है, क्या जीतन राम मांझी उसमें एक और बड़ी कह सकते हैं उलझन पैदा कर देंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये साफ तौर पर कहते हैं कि मैं जो है आपके साथ हूँ, लेकिन जो है वो लगातार इस बात को कहते हैं कि मुझे ऑफर मिल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार से मिलना है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल मांझी का नाम यूँ कहें कि बिहार की राजनीति में इस समय सबके लिए ज़रूरी होता चला जा रहा है, क्योंकि ना सिर्फ नीतीश और बीजेपी गठबंधन के लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार उनके ऊपर नजरें गड़ाए हुए, लगातार राहुल गांधी उनको फ़ोन करते हैं और अपने खेमे में आने के लिए कहते हैं। वहीं उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद, वो भी उनको कहते हैं कि आप अगर हमारे खेमे में आते हैं तो हम आपको सीएम बना देंगे। तो यानी कि मांझी की इस समय सबको ज़रूरत है, और पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में जो रिश्ते होते हैं वो ज़रूरत के अनुसार होते हैं। आपने देखा कि जब तक ज़रूरत थी तो जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन रहा, जैसे ही ज़रूरत ख़त्म हो गई तो वो वापस बीजेपी के साथ जुड़ गए। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इसमें मांझी को लेकर जिस तरह की इस समय चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह का इस समय एक माहौल बना हुआ, उसमें ये लग रहा है कि अगर मांझी ने नीतीश कुमार को झटका दिया तो उनकी सरकार यहाँ से फ्लोर टेस्ट पास करने की स्थिति में नहीं आएगी, क्योंकि अगर मांझी जाते हैं तो 122-23 का आंकड़ा तकरीबन बचता है एक तरीके से जेडीयू बीजेपी के पास में। और यहाँ से अगर उनके 2-4-5 जो विधायक हैं, जिस तरह बताया जा रहा है कि लगातार वो नाराज़ चल रहे हैं, चाहे गोपाल मंडल की आप बात करिए या फिर और कुछ नेताओं की आप बात करिए, लगातार वो भी नाराज़ हैं। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार हैं, खासकर सीएम बने हैं एक बार फिर से, और वो ये सपना देख रहे हैं कि मैं फ्लोर टेस्ट को आसानी से पास कर लूँगा, उनको बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी का जो है ललन सिंह से मिलना और लगातार सम्राट चौधरी का दिल्ली से आना जाना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू इस समय बेचैनी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मांझी के बयान, इसके अलावा चिराग पासवान की नाराज़गी, इसके अलावा जो है मुकेश सहनी की बयानबाजी, तो कई जो सहयोगी दल हैं वो भी लगातार इस जेडीयू और बीजेपी के साथ आने को, एक साथ चलने को लेकर जिस तरह से असहज हैं, वो इसलिए भी हैं क्योंकि आने वाले जब लोकसभा चुनाव होंगे तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि जो उनकी लोकसभा की सीटें हैं वो यहाँ पर घटती हुई नजर आएंगी, और इसका सीधा सीधा असर उनके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जेडीयू को अगर 15-16 सीटें देते हैं और बीजेपी भी अगर 15-16 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो ऐसे में 30-32 सीटें उन्हीं के हक में चली जाएंगी। ऐसे में मांझी को क्या मिलेगा, पासवान को क्या मिलेगा, इसके अलावा जो पशुपति पारस हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। तो इसी को लेकर आने वाले दिनों में भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लेकिन हाल फिलहाल अगर देखा जाए तो लगातार मांझी कह रहे हैं कि भाई कम से कम हमें 2 रोटी तो दीजिए ताकि हमारी भूख शांत हो, क्योंकि हम जितने प्रयास आपके लिए कर रहे हैं, जिस तरह से आपके लिए खड़े हुए हैं, तमाम बड़े बड़े ऑफर के बावजूद भी हम जो है एनडीए का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी हमारी तरफ जो है तवज्जो देना चाहिए, हमारी तरफ जो है बेहतर रुख दिखाना चाहिए, बेहतर तरीके से हमें जो है जो मंत्रालय देना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर हम इंडिया गठबंधन की तरफ। क्या जीतन राम मांझी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू की मजबूरी इस वक्त समझ रहे हैं, वो अपनी अहमियत समझ रहे हैं? देखिए, मजबूरी का नाम सियासत में अपने आप में बहुत कह सकते हैं अलग तरह के मायने उसके हो जाते हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि झारखंड में जो निर्दलीय थे मधु कोड़ा, उनको भी सीएम बनाया जाता है। ये राजनीति की मजबूरी हो जाती है, किसी भी तरह से आपको सत्ता में आना होता है। और देखिए यहाँ पर अगर बीजेपी और जेडीयू में देखा जाए तो बड़ा दल बीजेपी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सेकंड पोजीशन पर रहना पड़ रहा है, क्योंकि सीएम जो है वो 43 सीटों वाले नीतीश कुमार बन रहे हैं। तो राजनीति में कई बार जो मौका परस्ती होती है और जो ज़रूरत होती है और जो सत्ता में आने का जो एक कह सकते हैं कि दिलचस्पी होती है, उन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं फैसले होते हैं। क्योंकि सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, किसी भी कीमत पर जो है नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वो तो ये कहते थे कि मैं उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ और सीएम इस बार बनेगा तो बीजेपी से बनेगा। लेकिन जैसे उनको देखा कि कोई चारा नहीं है तो उन्होंने तुरंत जाके नीतीश कुमार से हाथ मिला लिया और दोनों सरकार में आ गए। तो ऐसे में कई तरह की जो रणनीतियाँ होती हैं, कई तरह के जो कह सकते हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और ऐसे में जिस तरह से बिहार का इस समय माहौल, उसे देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ का जो माहौल है फिलहाल उसमें मांझी बीजेपी और नीतीश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मांझी अपना जो पाला यहाँ से वहाँ कर लें तो नीतीश और खासकर जेडीयू और जो बीजेपी का गठबंधन है उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मांझी और नीतीश के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात के सामने कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी बिहार में जो स्थिति है, कहीं ना कहीं इस फ्लोर टेस्ट से पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जो है सम्राट चौधरी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद से आते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि सबकी फाइलें खुलेंगी और सबका इलाज होगा। मेरे साथ नाजमिन है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस प्रयास में आरजेडी जुटी है उससे पहले सम्राट चौधरी का यह बयान कि सबकी फाइलें खुलेंगी और सबका इलाज होगा,
क्या इस बात की ओर इशारा करता है कि लालू यादव का परिवार जो है अब मुश्किलों में पड़ सकता है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर सम्राट चौधरी जो बिहार के अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो तेजस्वी यादव को ही चुनौतियाँ देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ तो अब वो बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस वक्त पे नीतीश कुमार के खिलाफ थे अब वो उन्हीं के साथ आके जुड़ गए हैं, उन्हीं के सहयोग से उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो नीतीश कुमार की तारीफें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो ज़मीन के बदले नौकरी देने का मामला यहाँ पर सामने आया था, इसी मुद्दे को उठाते हुए सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब नीतीश कुमार ने शपथ ली थी और उसके बाद जब तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए थे कि खेल तो अभी बाकी है, खेल आगे होगा, खेल ज़रूर होगा, तो इसी बात पर उन्होंने कहा है सम्राट चौधरी ने कि बिल्कुल खेल बाकी है, खेल तो यहाँ पर सबकी फाइलें खुलकर होगा। यानी कि यहाँ पर अभी लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की है, तेजस्वी यादव से पूछताछ की है ईडी ने, अभी और लोग भी इसमें शामिल जो हैं वो भी निकल कर सामने आएंगे। तेजस्वी यादव को तो वो ये तक भी कह देते हैं कि अभी रुकिए, आपकी यहाँ पर कम से कम इसी जो घोटाले को देखते हुए गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कई विपक्षी पार्टियों पर कैसे सरकारी एजेंसियों ने शिकंजा कसा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें, उनकी तो गिरफ्तारी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जल्द उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी, समन पर समन भेजा जा रहा है। तो यही सम्राट चौधरी इशारा कर रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर कि आपकी सारी फाइलें खुलेंगी, सारे घोटाले यहाँ पर सामने आएंगे और इसी घोटाले के चलते अब आपके साथ खेल हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आरजेडी वो पार्टी है, लालू यादव का वो परिवार है जो भले ही सरकार बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि सबकी फाइलें खुलेंगी और सबका इलाज होगा, ये साफ तौर से दर्शाता है कि लालू यादव के लिए ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि एक तरीके से नौकरी के बदले ज़मीन के घोटाले के मामले में लालू यादव का परिवार लगातार ईडी के कह सकते हैं पक्षों का सामना कर रहा है, समनों का सामना कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव इस बात को भी कहते हैं कि बिहार में जल्द ही कुछ बड़ा खेल होने वाला है। मेरे साथ दौलत है, उनसे जानेंगे और एक सवाल लेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी बिहार में मौजूदा जो राजनीति स्थिति है, इसमें जीतन राम मांझी वो शख्स है जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन चिराग पासवान भी एक कह सकते हैं बड़े किरदार हो सकते हैं आने वाला लोकसभा चुनाव में, भले उनके पास बड़े विधायक नहीं है। तो क्या आने वाले समय में जो है नीतीश कुमार के आने के बाद जिस तरीके से चिराग पासवान नाराज़ दिखे हैं, आने वाले समय में वो बगावत कर सकते हैं? देखिए, लगातार यहाँ पर जब से सरकार बनी है तो बगावत वाली चीज़ें यहाँ पर हो रही है। कैसे नीतीश कुमार यहाँ पर पाला बदल के आए, लेकिन उनके पाला बदलने के बाद यहाँ पर कई लोग खुश नहीं है, उनकी पार्टी के लोग यहाँ पर खुश नहीं, लगातार विरोध कर रहे हैं। ललन सिंह जैसे नेताओं का अभी तक बयान नहीं आया, हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उनका कोई बयान सामने आना कहीं ना कहीं नाराज़गी जताता है। उससे पहले उन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दिया था और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर कई लोग और जेडीयू से यहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं और लगातार आरजेडी भी इसी फिराक में है कि कैसे भी जो है यहाँ पर नीतीश कुमार को सबक सिखाया जाए कि किस तरीके से बार बार सरकार तोड़ना जोड़ना जो है उनके लिए ठीक नहीं है। इंडिया अलायंस की हम बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले नीतीश कुमार नेताओं को जोड़ते हैं, सबसे पहले उनको एक साथ एक स्टेज पे लाते हैं और उसके बाद सबको वहीं पे छोड़कर वो वापस एनडीए के साथ आके मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं दिखाता है कि विरोध की वजह यहाँ पर नीतीश कुमार ही हैं और ये आपसी विरोध अब जो है दोनों ही पार्टी में होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब दोनों ही पार्टियों में एक आपसी विवाद है वो बढ़ता जा रहा है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से लगातार लल्लन सिंह को लेकर खबरें आ रही हैं, जीतन राम मांझी को लेकर खबरें आ रही हैं, चिराग पासवान को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो बिहार की स्थिति है इसमें तमाम तरह की बातें जो हैं खुलकर सामने आने लगी हैं। मेरे साथ नेहा जी मौजूद हैं, उनसे अगला सवाल लेंगे कि जिस तरीके से अभी फ्लोर टेस्ट से पहले तमाम तरह के कयास और तमाम तरह की उम्मीदें जो है जगाई जा रही हैं कि एक बार फिर से लालू यादव की सरकार में वापसी होगी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ फ्लोर टेस्ट का आपने जिक्र किया है सिराज, अगर मैं बात करूँ तो पहले ये जो तारीख थी फ्लोर टेस्ट की वो 10 तारीख थी, लेकिन इसको बढ़ाकर यहाँ 12 तारीख कर दिया गया। तो आप खुद ही यहाँ पर ये समझिए कि जिस तारीख को आपने 2 दिन बढ़ाकर आगे यहाँ पर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और एनडीए को ये डर है कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की सरकार है उसके पूरे गिरने के पूरे यहाँ संभावनाएं जताई जा रही है, जिसके डर से नीतीश कुमार ने 10 की जगह 12 तारीख यहाँ कर दी। दूसरी तरफ आप यहाँ पर ये सवाल करते हैं क्या वाकई में आरजेडी को यहाँ ये लग रहा है कि नीतीश की सरकार गिर जाएगी? देखिए, बिल्कुल फ्लोर टेस्ट वाले दिन यहाँ पर ये साबित हो जाएगा कि नीतीश को बहुमत मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से नीतीश और एनडीए के गठबंधन से यहाँ पर एक तरफ चिराग पासवान नाराज बैठे हैं और दूसरी तरफ आप मांझी को लेकर जो जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, आपने देखा कि आए दिन जीतन राम मांझी यहाँ बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अभी कई एक बयान में उनका पढ़ रही थी तो वो कहते हैं यहाँ पर कि एक रोटी से काम नहीं चलेगा, हमें कम
कम से कम यहाँ 2-3 रोटी चाहिए। रोटियों का मतलब है कि यहाँ उन्हें मंत्रालय चाहिए, एक मंत्रालय से उनका काम नहीं चलने वाला है। उनका यहाँ पर ये कहना है कि उनके बेटे को, जो संतोष सुमन उनके बेटे हैं, उनको बार बार एक ही मंत्रालय दे दिया जाता है। क्या कोई और मंत्रालय हम नहीं यहाँ पर संभाल सकते? दूसरी जो उनकी बात थी, उनका ये कहना है कि निर्दलियों को बार बार उनके मनचाहे विभाग यहाँ दे दिए जाते हैं लेकिन हमें नहीं मिलते हैं। तो देखा जाए तो जीतन राम मांझी के पास 4 से 5 विधायक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आरजेडी की, तो यहाँ तेजस्वी यादव को मात्र अगर बात की जाए कि 7 से 8 विधायकों की यहाँ जरूरत है, तो वो सरकार अपनी यहाँ बनाते नजर भी आ सकते हैं। अगर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा की भी यहाँ बात हो रही है और नीतीश कुमार के खुद के विधायक गोपाल मंडल भी यहाँ नाराज चल रहे हैं, तो सोचिए अगर ये सब लोग मिलकर तेजस्वी के पास चले जाते हैं तो यहाँ नीतीश की सरकार तो गिरी गिराई है, इसमें तो कोई दो राय की बात है ही नहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में मौजूदा जो स्थिति है, इस बात को बखूबी समझते हैं जो छोटे दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर पे जिनके पास 4 से 5 जो विधायक हैं, तो इस बात को बखूबी वो समझते हैं कि हमारा जो है रुतबा अभी ये वक्त है हमें दिखाने का, क्योंकि जब पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेगी, जब साल 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, उस समय क्षेत्रीय दलों को उतना कह सकते हैं भाव नहीं दिया जाएगा। किसके साथ जाएगी? एक तरफ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, लालू यादव परिवार हो, बीजेपी पार्टी हो, सारी पार्टियों के नेता, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी बात तो करते हैं कि मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ये विभाग मिल जाए, लेकिन कोई भी नेता कभी भी ये बात नहीं कहता कि मैं बिहार में स्कूलों का व्यवस्था करूंगा, मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करूंगा। जो रेल में जिस तरीके से बिहार की जनता के साथ होता है, भेड़ बकरियों जैसे जो लोग हैं वो जाते हैं, तो उस व्यवस्था को लेकर कोई बात नहीं करता है, लेकिन बात तो सिर्फ होती है कि मुझे 2 रोटी से भूख नहीं है, मुझे 4 रोटी चाहिए, मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए। लेकिन आखिरकार जिस लोगों को आलोचना कर जिन पार्टियों की कमियों को दिखाकर सत्ता में आते हैं, उन्हीं पार्टियों के साथ जो है कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पर उनके गोद में जाकर सरकार बना लेते हैं। और बिहार की जनता से अभी भी, आज़ादी के इतने सालों बाद भी, बिहार की जनता एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे नेता की तलाश में जो आए और बिहार के विकास में कह सकते हैं रफ्तार बढ़ाए। फिलहाल आप बिहार की व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।